नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया था कि टेट रिव्यू पिटीशन की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाएगी, तो सभी शिक्षकों के मन में एक उम्मीद की किरण जगी और ऐसा लगने लगा था कि शायद न्यायाधीश महोदय को 1 सितंबर के निर्णय में किए गए गलतियों का एहसास हो गया है और इन गलतियों को दूर करके निर्णय में संशोधन किया जाएगा, उस निर्णय में सुधार किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को उचित न्याय मिलेगा। लेकिन 13 मई को रिव्यू पिटीशन की सुनवाई ओपन कोर्ट में होने के बाद ऐसा लगने लगा है कि पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। ऐसा मेरा अनुमान है, यह मेरा निजी राय है। जो मैंने 13 तारीख को कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग देखा, उसके आधार पर मुझे जो पहली नजर में महसूस हुआ, मैं आप सभी के सामने उस अनुभव को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने अपने कुछ वकील साथियों से भी इस संबंध में बात की। कुछ साथी उस दिन सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 8 में मौजूद भी थे। उनसे इस अनौपचारिक बातचीत में ऐसा लगा कि सभी का ऑब्जर्वेशन लगभग समान ही था। एक बात पर सभी सहमत थे कि किसी को भी इस निर्णय में टेट से छूट मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। हालांकि इस पर अभी निर्णय आना बाकी है। यह मेरा निजी पर्सपेक्टिव है, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। सच्चाई तो निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। कुल मिलाकर लगभग 68 रिव्यू पिटीशंस कोर्ट में लगा हुआ था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि महज 1.25 घंटा में 68 रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कैसे संभव हो सकती है? यह रिव्यू पिटीशंस पर ओपन कोर्ट हियरिंग थी या मात्र एक खाना पूर्ति? यह देश के 25 लाख शिक्षकों के जिंदगी का सवाल था। यह छोटी मोटी बात कतई नहीं है, इसलिए उनके पक्षों को सीरियसली सुना जाना आवश्यक है। यदि सभी अधिवक्ताओं को कम से कम 5 मिनट का भी समय अपने पक्ष को रखने के लिए दिया जाता, तो इसकी सुनवाई एक दिन में, एक सेशन में कतई पूरा नहीं हो सकता था। इसके लिए 2-3 सेशन की आवश्यकता होती और पहले मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इसकी सुनवाई एक सेशन में नहीं हो सकती है, लेकिन इसे जल्दबाजी में एक सेशन में बहुत कम समय देकर पूरा कर लिया गया। 5-7 सीनियर अधिवक्ताओं को छोड़कर किसी को भी अपनी पूरी बात ढंग से रखने का अवसर नहीं मिला। ये आप सभी ने भी महसूस किया होगा। क्योंकि कोर्ट में बहस करने का अवसर अधिवक्ताओं के सीनियरिटी के आधार पर तय किया गया था। कुछ सीनियर अधिवक्ता ने तो अपनी बात रखी, लेकिन वे अधिवक्ता जो जूनियर थे, उन्हें तो अपनी बात पूरी तरह से रखने का अवसर ही नहीं मिला। अंत में एक अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी ने कुछ महत्वपूर्ण और सही मुद्दा उठाने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ दिव्यांग शिक्षकों की समस्या के बारे में भी बताने का प्रयास किया और सबसे बड़ी बात कि म्यूजिक टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स के बारे में उन्होंने प्रश्न उठाने का कोशिश किया कि आखिर ऐसे शिक्षकों के लिए टेट की क्या आवश्यकता है। जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों के पक्ष को भी सही तरीके से नहीं सुना गया, या यूं कहें कि इन्हें सुनने के लिए प्रॉपर समय ही नहीं दिया गया। जबकि ये ऐसे वाइटल मुद्दे थे जिस पे कोर्ट को बैकफुट पर लाया जा सकता था, न्यायाधीश को सोचने के लिए मजबूर किया जा सकता था और इन मुद्दों पर न्यायाधीश के पास कोई जवाब नहीं था। जरा सोचिए कि एक म्यूजिक शिक्षक, एक स्पोर्ट्स के शिक्षक के लिए टेट की क्या जरूरत है? क्या उन शिक्षकों की योग्यता नापने के लिए टेट कोई प्रॉपर एग्जाम है? लेकिन इन मुद्दों को रखने का प्रॉपर समय ही नहीं मिला। यदि रिव्यू पिटीशंस में इन मुद्दों को उठाया गया है और निर्णय देने से पहले रिव्यू पिटीशंस में वर्णित इन मुद्दों को न्यायाधीश महोदय ने कंसिडरेशन में लिया, तो हो सकता है कि निर्णय में उसका
कुछ फायदा मिल जाए। और यदि इन मुद्दों को नहीं देखा गया और इसे कंसिडरेशन में नहीं लिया गया तो निर्णय में ऐसे शिक्षकों को भी राहत मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यह बात मुझे भी पता है कि यह रिव्यू पिटीशन की सुनवाई है। इस पर केवल उन विषयों को सुना जाता है जिस पर मूल निर्णय में चर्चा नहीं किया गया है, अर्थात वैसे विषय को ही रिव्यू पिटीशन में उठाना जरूरी होता है जिसकी चर्चा मूल केस में बहस के दौरान नहीं की गई है। लेकिन इसमें यह गौर करने वाली बात है कि रिव्यू पिटीशन में यह नियम तब लागू होगा जब रिव्यू पिटीशन मूल केस के पक्षकारों द्वारा लगाया जाता है। ये सारे रिव्यू पिटिशनर्स मूल केस के हिस्सा नहीं थे और इन्हें सुने बगैर 1 सितंबर का निर्णय पास किया गया था। इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बगैर इनके हितों के विरुद्ध निर्णय पास किया गया था। ऐसे नए पक्षकारों को अपनी बात रखने के लिए कम से कम 5-5 मिनट का समय अवश्य निर्धारित किया जाना चाहिए था। माना कि कोर्ट का समय कीमती होता है, लेकिन न्यायालय बना ही है न्याय करने के लिए और उस न्याय तक पहुंचने के लिए पक्षकारों की बातों को ध्यान से सुनना, गंभीरता से लेना आवश्यक होता है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 13 तारीख की सुनवाई के पीछे निर्णय में कोई बड़ा बदलाव या सुधार करने का उद्देश्य नहीं था। चूंकि 1 सितंबर के निर्णय में पीड़ित पक्ष शिक्षकों को नहीं सुना गया था, जो कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना जाता है, जिसके कारण वो निर्णय दोषपूर्ण माना जाता है और इसी दोष को, इसी कमी को दूर करने के लिए इसे ओपन कोर्ट में सुना गया और शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए एक अवसर दिया गया, जिसके बाद 1 सितंबर के निर्णय में मामूली फेर बदल करके उस निर्णय को दोष रहित बनाया जा सकता है। इसमें मामूली सुधार के तहत 2 साल का समय बढ़ाकर 4 साल तक किए जाने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि राज्यों को ऐसा निर्देश जारी किया जाए कि प्रत्येक साल टेट की परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है या साल में 2 बार टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए। अटेम्प्ट पर भी कुछ गाइडलाइन जारी हो सकता है। जैसे रहबर तालीम केस में 3 अटेम्प्ट दिया गया है। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए टेट पास करने के लिए थोड़ा और राहत दिया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से टेट से राहत दिए जाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर कहें तो इस कोर्ट से शिक्षकों को न्याय मिलना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके लिए अब हमें नया रास्ता अपनाना होगा, जिससे संघर्ष थोड़ा लंबा चल सकता है, न्याय मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। कोर्ट में यह बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर शिक्षकों को टेट देने में परेशानी क्या है। न्यायाधीश महोदय, यह टेट देने का प्रश्न नहीं है, यह शिक्षकों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की बात है और आत्मसम्मान की रक्षा करना हर शिक्षकों का अपना कर्तव्य है। इस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चाहे न्यायिक संघर्ष जिस स्तर तक लड़ना पड़े, शिक्षक लड़ाई करने के मूड में बैठा है। लड़ाई जितनी लंबी लड़नी पड़े, सभी शिक्षक बंधु इसके लिए तैयार है, कमर कसे हुए हैं। चाहे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों को न्याय मिले या आंदोलन या विद्रोह के माध्यम से मिले या इसके लिए सरकार को ही क्यों ना गिराना पड़े, लेकिन शिक्षकों के इस आत्मसम्मान की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। अब देखते हैं कि आखिर निर्णय क्या आता है, उसके हिसाब से आगे का स्ट्रेटजी तय किया जाएगा। जब तक एक बार निर्णय सामने नहीं आ जाता है, हम अपनी स्ट्रेटजी अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप सभी दृढ़ संकल्प रहें कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है, जहां सभी शिक्षकों को उनका हक मिल सके, न्याय मिल सके। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।